कौन सी वाली है अकाउंट, कब है? तो चेंज कर देंगे अपन अपनी, अकाउंट्स की रहने दो एज इट इज, लॉ की चेंज कर देंगे। पार्थ आजा फर्स्ट बेंच पे। तू भी आजा फर्स्ट। आजा फर्स्ट पे, फर्स्ट पे, फर्स्ट फर्स्ट। सेकेंड यूनिट निकाला, कंडीशन एंड वारंटीज। सेलर जब बायर को गुड्स बेचता तो बायर को कन्विंस करने की कोशिश करता। कन्विंसिंग के दौरान सेलर गुड्स के बारे में कुछ चीजें बोलता है। कन्विंस करने के दौरान सेलर जो है वो गुड्स के बारे में काफी सारी चीजें बोलता है, जैसे गुड्स की तारीफ करता ताकि बायर उसको खरीद ले। वो दो तारीफ ये है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ स्टेटमेंट, एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स अ सेलर यूजुअली मेक्स सर्टेन स्टेटमेंट्स और रिप्रेजेंटेशंस with a view to induce मतलब convince the buyer, the intending buyer to purchase the goods. Such representations are generally for or about the nature and quality of goods and about their fitness. मतलब क्या, जब भी सेलर गुड्स बेच रहा होता है तो अपने गुड्स के बारे में, अपने माल के बारे में कुछ ना कुछ अच्छी बात करता है। वो अच्छी बात जनरली होती है नेचर ऑफ गुड्स को लेकर या फिर क्वालिटी ऑफ गुड्स को लेकर, समझा क्या? और तीसरा है फिट फॉर पर्पस को लेकर। तो जैसे बहुत सारी चीजें बाहर ऐसी खरीद लेता जो शायद उसके काम की भी ना हो, क्योंकि वो अट्रैक्टिव लगती जब वो खरीदने जाता है तब वो खरीद लेता, लेकिन उसका कोई यूज नहीं होता। तो कुछ ऐसी कंडीशंस है जो सेलर के ऊपर अप्लाइड है, सेलर को कुछ कंडीशंस फॉलो करनी है एट द टाइम व्हेन ही इज सेलिंग द गुड्स। सेलर के ऊपर कुछ कंडीशंस है जो उसको फुलफिल करना है जब वो गुड्स बेच रहा होगा तब, और ये कंडीशंस विल बी इन रिलेशन टू क्वालिटी ऑफ गुड्स, दूसरा नेचर ऑफ गुड्स, और तीसरा फिट फॉर पर्पस, फिट फॉर पर्पस। इसके अलावा टाइटल के बारे में होगा, डिस्क्रिप्शन के बारे में होगा। डिस्क्रिप्शन पता है ना, स्पेसिफाई करते हैं आप तो स्पेसिफिक गुड्स। फिर सैंपल के बारे में होगा, और कल जैसा कि अपन ने एक दिन पढ़ा था मर्केंटेबिलिटी, याद है? मर्केंटेबिलिटी कल लिखाया था एक जगह पर। मर्केंटेबिलिटी क्या मतलब लिखाया था उसका? पेरिश्ड, द गुड्स आर पेरिश्ड so they are not of merchantable quality, समझा क्या? तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस हैं जो सेलर के ऊपर अप्लाइड है।
अब ये कंडीशन का फुलफिलमेंट सेलर को करना ही पड़ेगा, क्योंकि कंडीशंस हमेशा कंपलसरी होती है। कंडीशंस आर कंपलसरी, समझा? चाहे फिर वो कंडीशंस एक्सप्रेस्ड हो, चाहे फिर वो इम्प्लाइड हो। समझ आई बात? क्या बोला मैंने? कंडीशन का फुलफिलमेंट करना सेलर को बाउंड है, मतलब सेलर की ड्यूटी है। इट इज कंपल्सरी टू फुलफिल द कंडीशन। फिर वेदर दैट कंडीशंस आर इम्प्लाइड कंडीशंस और दे आर एक्सप्रेस्ड कंडीशंस, किसी भी नेचर की कंडीशंस रहे, सेलर को उसको फुलफिल करना ही पड़ेगा। समझा क्या? नहीं समझा? एक चीज हो गई कंडीशन। दूसरी चीज आती है वारंटीज। पहली चीज, वारंटीज कंपलसरी नहीं होती। अब ये वर्ड देखने के बाद में तुमको जो नॉर्मल वारंटी शायद याद आती हो, 6 महीने की वारंटी, 12 मंथ्स की वारंटी, नहीं, ये वो वारंटीज नहीं है जो तुम उधर देखते हो, ये अलग है। दिस इज समवेयर अगेन रिलेटेड टू द कंडीशंस आल्सो। लेकिन जैसा कि अपन ने लिखा, वारंटीज कंपलसरी नहीं होती, वारंटीज कंपलसरी नहीं होती। ये ठीक है? अब एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, उसमें समझाता हूँ कि कंडीशंस क्या रहती है और वारंटी क्या है। तो जैसे आप गए किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए, इसमें एडमिशन लेना है। इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको कुछ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बताए गए, जैसे 10th का सर्टिफिकेट, उसके बाद 11th का सर्टिफिकेट, उसके बाद 12th का सर्टिफिकेट, उसके बाद आधार कार्ड, उसके बाद पैन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऐसी बहुत सारे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बताए गए जो आपको वहां पर कंप्लाई करने हैं। ये समझा क्या? लेकिन ना एक जगह थोड़ी सी गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं है, एक जगह ऑप्शनल, कि यदि आपके पास 10th का सर्टिफिकेट नहीं भी होगा तो उसके जगह पर चल जाएगा आपका बर्थ सर्टिफिकेट। तो क्या 10th का सर्टिफिकेट कंपलसरी है? जल्दी बताओ, क्या 10th का सर्टिफिकेट कंपलसरी है सबमिट करना? आप 10th के सर्टिफिकेट की जगह पर क्या सबमिट कर सकते हैं? बर्थ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। तो ये हो गई लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो देखा जाए तो ये सारे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी है। क्या है मतलब? आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन ये सारे ही लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। इतना समझा क्या? पक्का? तो जैसे ही अपन बोलते कि ये कंपलसरी है, मतलब ये क्या है? कंडीशन है। तो ये कॉलेज ने या फिर इंस्टीट्यूट ने डाली हुई कंडीशंस है जो आपको फुलफिल करनी ही पड़ेगी। ये कंडीशंस किसने डाली? इंस्टीट्यूट ने। वो इंस्टीट्यूट ने जो आपको कंपलसरीली फुलफिल करना ही पड़ेगा। समझा कि नहीं समझा इतना? अगर इसमें से एक भी डॉक्यूमेंट गायब हो गया तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो क्या हुआ? एक दिन ए नाम का बंदा गया कॉलेज और उसको ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बताए गए। क्या हुआ? ए बोले मेरे पास में इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं है, मेरे पास 10th का सर्टिफिकेट नहीं। फिर भी कॉलेज ने उसका एडमिशन ले लिया। तो यहाँ क्या हुआ है? इसका मतलब सर ऐसा हो गया कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स बताए गए थे, ये और ये कंपलसरी नहीं थे। ये क्या थे? ऑप्शनल थे। क्या थे? वारंटीज कंपलसरी नहीं होती, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला। तो वारंटीज क्या होती है? ऑप्शनल होती है। समझा कि नहीं समझा? पक्का?
वारंटीज रहती। तो जैसा कि इन लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में दिख रहा, तो 2 डॉक्यूमेंट्स इस बंदे ने सबमिट नहीं किए, जबकि ओरिजिनली ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट सभी को कंपलसरी थी, लेकिन सबमिट किया क्या इसने? नहीं, फिर भी इसको एडमिशन मिल गया। तो वहां पर कॉलेज ने या इंस्टीट्यूट ने अपनी ही डाली हुई कंडीशन को ऑप्शनल ट्रीट किया है, अपने ही डाले हुए कंपल्शन को ऑप्शनल ट्रीट किया है। मतलब अपनी ही डाली हुई कंडीशंस को वारंटीज ट्रीट किया। कुछ समझा कि नहीं समझा? तो अगर इजी मीनिंग मुझे देना है कंडीशंस को, तो मैं उसको मीनिंग दूंगा क्वालिफिकेशन। क्या है? क्वालिफिकेशन। इजी मीनिंग इसके लिए, कंडीशंस के लिए। ये हो गया क्वालिफिकेशन। ये ऐसे क्वालिफिकेशन हैं जो आपको फुलफिल करने ही पड़ेंगे। फुलफिलमेंट इज मैंडेटरी। फुलफिलमेंट इज मैंडेटरी मतलब कंपल्सरी। इन केस अगर इसका फुलफिलमेंट नॉट मैंडेटरी में आ जाता है, फिर ये क्या है? वेरी गुड, ये हो गए वारंटीज। क्या हो गए? समझ आया? देखो, हार्ड एंड फास्ट थोड़ा सा समझा कि कंडीशंस आर ऑप्शनल, कंपल्सरी एंड वारंटीज आर ऑप्शनल। ये तो समझ गया ना पक्का? और अपन ने शुरुआत क्या की कि सेलर गुड्स बेचते वक्त, यहीं लिखा हुआ है कि सेलर गुड्स बेचते वक्त अपने गुड्स के बारे में थोड़ी सी तारीफ करता बायर को कन्विंस करने के लिए, ताकि बायर ये गुड्स खरीद ले। अब जब ये तारीफ करता है सेलर, तो वो किस बारे में हो सकती है? एक, गुड्स के नेचर के बारे में, दूसरा गुड्स के क्वालिटी के बारे में, और तीसरा गुड्स के बिड फॉर पर्पस के बारे में। कि मतलब जैसे कोई गुड्स है जो अंश के काम के नहीं है, फिर भी मैंने अंश को इतना कन्विंस कर लिया कि अंश को अब वो चीज काम की लग रही। कुछ समझा क्या? यही मार्केटिंग है, यही स्ट्रैटेजी, यही सेल्समैन का काम है कि जिस चीज में पर्पस ना भी हो, उसमें भी पर्पस ढूंढ के बायर को कन्विंस कर ले कि नहीं, ये चीज तेरे लिए इंपॉर्टेंट है तो तू खरीद। ये चीज करने का पूरा हक सेलर को होता है एट द टाइम ऑफ सेल। लेकिन जो चीजें सेलर बोलता है वो बायर रिकॉर्ड कर लेता। तो बायर को अगर वो सारी चीजें ना मिली, तो बायर गुड्स वापस दे सकता है। कुछ समझ आया क्या? तो मतलब सेलर जो भी बोलेगा, बायर उसको कंडीशन बना देगा। समझा क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कोई घड़ी है, मुझे वो घड़ी ये बोलकर बेची गई है कि वो घड़ी वाटरप्रूफ है। क्या है? वाटरप्रूफ है। तो मैंने उसको कंडीशन मान लिया बायर ने कि अब ये अगर घड़ी गीली होकर खराब होती तो मैं सीधा जाऊंगा शोरूम में और घड़ी को वापस कर दूंगा, और वो मेरे पैसे वापस करेंगे या तो मुझे दूसरी घड़ी दे। समझा क्या? बस यही हुआ, घड़ी गलती से थोड़ा सा पानी लग गया और थोड़े से पानी में ही घड़ी खराब हो गई, जबकि उसने वाटरप्रूफ बोला था। मतलब डुबकी लगाने के बाद में भी भीगनी नहीं चाहिए थी या फिर खराब नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ये तो थोड़े पानी में ही खराब हो। तो अब मेरे पास हक क्या है? व्हाट इज माय राइट? टू गेट इट रिप्लेस्ड या तो फिर टू गेट द मनी बैक। तो अगर ये हो रहा है तो मतलब वो वाटरप्रूफ बोलना सेलर का इज नथिंग बट अ कंडीशन। ये समझा या नहीं समझा? फिर काफी बार बायर है ना सेलर से ये पूछता कि भैया ये गुड्स कितने दिन तक चलेंगे, कितने दिन तक के टिकेंगे या चल जाएंगे। तो सेलर जवाब ऐसे देता, देखो कम से कम 1 महीना, ज्यादा से ज्यादा लोगों के 2 साल भी टिक गए हैं, लेकिन मैं गारंटी नहीं लूंगा किसकी 2 साल की। 1 महीने की मैं गारंटी ले लूंगा, ये 1 महीना तो पक्का चल जाए, 101% चल जाए। तो दूसरा एक और केस ले लेते हैं कि जैसे कपड़ा बेच रहे हैं, टी शर्ट्स,
तो मम्मी उसको एक सवाल करती, ये कपड़ा श्रिंक तो नहीं होगा, या फिर ये कपड़ा पानी में डालने के बाद में इसका कलर तो नहीं जाएगा। तो ये सवाल करने के बाद में सेलर बिंदास बोलता, टेंशन मत लो, लेकर जाओ, अगर गया तो मैं हूं ना। मम्मी उसी दिन उसको पानी में भिगा के देखती, सेम डे, और अगर कलर गया तो आप वो टी शर्ट वापस कर सकते हो, क्योंकि सेलर ने आपको गारंटी दी थी कि कलर नहीं जाएगा। तो ये क्या था, कंडीशन था कि वारंटी थी? कंडीशन थी पक्का। अब फर्स्ट वाली, इससे पहले जो सिचुएशन बताई थी, जहां पर सेलर ने क्या बोला कि मिनिमम 1 महीने की तो मैं गारंटी ले लेता, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितनी चलेंगी इसकी कोई गारंटी नहीं। तो वहां पर कंडीशन है 1 महीना, और 1 महीने के ऊपर एक भी दिन हो गया तो वहां चालू हो जाएंगी वारंटीज, जिसके लिए सेलर जिम्मेदार नहीं। कुछ समझ आया कि नहीं आया? पक्का बोलो, कंडीशन वाली बात समझी? पक्की बात? कोई प्रॉब्लम है? किसी को भी कोई प्रॉब्लम है? जब सेलर ने अग्रीमेंट कर लिया बायर के साथ एक बार, और प्रोडक्ट पोजेशन में दे दिया, कंप्लीट सेल में भी बोलो और इवन आफ्टर अग्रीमेंट टू सेल भी बोलो, ये शुरू हो जाती। तो उधर कुछ दूसरी कंडीशंस एप्लीकेबल हो सकती है, जैसे सेलर ने प्रॉमिस कर दिया कि ठीक है अभी तेरे को मैं टाइटल दे देता, गुड्स बाद में दूंगा, मतलब प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता, गुड्स तुझे फ्यूचर डेट पर दूंगा। गुड्स एग्जिस्टिंग है मगर फिर भी गुड्स फ्यूचर डेट पर देने वाला है, मगर टाइटल देने के लिए वो तैयार है। तो वहां पर कंडीशन लग जाएंगी, कंडीशन एज टू टाइटल, जो आपकी इम्प्लाइड कंडीशन की पहली कंडीशन। देख लो, इम्प्लाइड कंडीशन जहां से शुरू होती है उसमें सबसे पहली कंडीशन है कंडीशन एज टू टाइटल। मिला क्या? फिर दूसरा आपको मिलेगा कंडीशन एज टू सैंपल, या फिर सेल बाय सैंपल, या फिर सेल बाय डिस्क्रिप्शन। सेल बाय सैंपल है तो जैसे फॉर एग्जांपल इधर देखो कि मैं किसी शॉप में गया, तो बोला भैया कुछ सैंपल गुड्स बता दो पहले, तो उसने मेरे को सैंपल का एक आइटम बताया, मैंने सैंपल देखा, मुझे सैंपल बहुत पसंद आया। फिर क्या हुआ? फिर मैंने बोला ऑर्डर दे दो, तो वो बोले ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है, तुरंत अवेलेबल है। मैं बोला ठीक है फिर दे दो अभी हाथों हाथ। तो उसने गुड्स निकाले और रखे। मेरा अधिकार क्या है कि जो उसने सैंपल बताया था उसके साथ मैं गुड्स को मैच करके देख सकता, जो जो चीजें सैंपल में थी वो सारी चीजें ओरिजिनल गुड्स में होनी चाहिए। अगर उसमें से एक भी चीज गायब है तो मैं गुड्स रिटर्न कर सकता। आई कैन रिवोक और रिजेक्ट दी कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। समझा? लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट सेल का है, ठीक है। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन वाली चीज, तो तुम किसी मोबाइल वाले की शॉप पे गए, तुमने वहां पर उसको बोला मुझे आईफोन 14 प्रो ब्लैक कलर 256 GB ये वाला वेरिएंट चाहिए। उसने निकाला आईफोन 14 प्रो ही निकाला, 256 GB भी निकाला, लेकिन पिंक कलर। क्या तुम बाउंड हो एक्सेप्ट करने के लिए? क्यों? तुमने डिस्क्रिप्शन में एक और चीज थी दी थी था, वो था ब्लैक कलर। ये समझा क्या? पक्का? तो यह यहाँ पे क्या हुआ? ब्रीच ऑफ कंडीशन हुआ है। ब्रीच ऑफ कंडीशन डिस्क्राइब किया था मैंने गुड्स, तो मुझे गुड्स वही मिलने चाहिए एज पर डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन मैंने समझा है कि स्पेसिफिकेशंस दिए मैंने उसको कि ये चाहिए, उसमें ये चाहिए, उसमें ये चाहिए, ये वाला कलर चाहिए। अगर मेरे डिस्क्रिप्शन से गुड्स मैच होते हैं तो आई एम बाउंड टू एक्सेप्ट द गुड्स। बट अगर गुड्स मेरे डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं होते, एक भी सिंगल स्पेसिफिकेशन अगर मेरे डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं हुआ, तो आई एम इन अ राइट टू रिजेक्ट द गुड्स। अब इधर एक छोटी सी चीज मैं डालना चाहूंगा, तुमने बताना कि वो क्या है। तो मैंने उसको बोला था कि भाई मुझे आईफोन 14 प्रो ब्लैक कलर 256 GB ही चाहिए। उसने मुझे आईफोन 14 प्रो ब्लैक कलर 128 GB दिया, ठीक है। तो क्या कर सकता मैं? मेरे ऊपर, इसको मैं एक्सेप्ट भी कर सकता, तो मैं इसको रिजेक्ट भी कर सकता। मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया,
तो अब यहां पर मैंने क्या किया है, अपनी ही डाली हुई कंडीशन को वारंटी जैसा ट्रीट किया है, अपने ही डाले हुए कंपल्शन को मैंने ऑप्शनल बना दिया है। मेरे को 256 ही चाहिए था, लेकिन मैं तो 128 में ही खुश हो गया। ये समझा क्या सर? इसका मतलब आप कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा नहीं। मैं पैसे भी 128 के ही दूंगा, 256 के। मान लो 256 1,90,900 का है और 128 1,09,000 का है, 10,000 का फर्क है। तो मैं अभी कितने बाउंड हूं देने के लिए? 1,09,000। मैं कितने कम करूंगा? तो अगर मैंने उसको पूरे पैसे एडवांस दिए हुए हैं 1,19,900, तो वो मुझे कितने रिटर्न करेगा? 10,900 रुपए उसको वापस करने पड़ेंगे, मतलब वो मुझे वापस करेगा। ही इज बाउंड टू पे मी बैक दैट मच, बिकॉज उसने मुझे 256 नहीं 128 GB सप्लाई किया और मैंने वो एक्सेप्ट किया। समझ आया कि नहीं आया? पक्का बोलो, पक्का बोलो। पक्की बात है, एकदम पक्की बात है। एक आखिरी आखिरी एग्जाम्पल, सिर्फ कंडीशन वारंटी क्या रहता वर्ड ये समझा। तो क्या, इस बार सेलर ने बायर पे कंडीशन डाली कि पेमेंट मुझे पूरा का पूरा 10 दिन में लगेगा। कितने दिन? बायर ने शुरुआत में तो एकदम पक्के में हाउ बोल दिया, बोले पक्का दे दूंगा 10 दिन। फिर सेलर ने बोला ठीक है देखते। बायर 9th डे आया सेलर के पास, बोले भैया पेमेंट जमा नहीं हुआ, मुझे थोड़ा टाइम और चाहिए। सेलर बोले चिंता मत कर, 5 दिन और ले। अब सेलर ने क्या किया है, अपनी ही कंडीशन को ट्रीट किया एज अ, कुछ समझ आ गई बात? चाहता तो सेलर उसी बात पर टिका हो सकता था। सेलर बोलता था नहीं जा, तेरे लिए कोई एक्स्ट्रा दिन नहीं, क्योंकि तूने बहुत कॉन्फिडेंस से बोला था कि 10 दिन में पैसे दे देगा, तो तेरा काम है अब 10 दिन में पैसे देना। वहां पर सेलर ने अपनी कंडीशन को कंडीशन ही ट्रीट किया है। समझ आई बात? लेकिन जहां पर सेलर ने 5 दिन एक्स्ट्रा दे दिए, वहां पर सेलर ने अपनी ही कंडीशन को वारंटी जैसा ट्रीट। समझ आया? तो अब स्पेसिफिकली इस चैप्टर की बात करें अगर, तो इस चैप्टर में फिलहाल शुरुआत में जो आप कंडीशंस पढ़ने वाले हो, वो सारी कंडीशंस बायर अप्लाई करेगा ऑन दी सेलर। मतलब ये सारी कंडीशंस किस पे अप्लाइड है? सेलर पे है। किस पे अप्लाइड है? ऊपर से हम जो लिस्ट पढ़ेंगे पहले शुरुआत में, वो है इम्प्लाइड कंडीशंस की लिस्ट। तो ये कंडीशंस बाय लॉ सेलर के ऊपर अप्लाई की गई है। ये कंडीशंस बाय लॉ सेलर के ऊपर अप्लाई किया गया है। समझ आया कि नहीं आया? पक्का। अब इस चैप्टर में शुरुआत में ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है डिफरेंस बिटवीन। सबसे इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, ये यूनिट में से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। 2 क्वेश्चन आने का चांस होता है। एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, डिफरेंस और ठीक नीचे आपको 4 और पॉइंट्स मिलेंगे। ये दिख रहे 1 2 3 4, अगले पेज पे भी है। 4 पॉइंट्स होते टोटल। ये 4 पॉइंट्स और ये 3 पॉइंट्स, ये लिखने के या तो 5 मार्क्स मिलते हैं या तो 7, डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। तो 5 मार्क का भी आता है क्वेश्चन, नहीं तो 7 मार्क का भी आता है। क्या आता है उसमें कि कंडीशन और वारंटीज का डिफरेंस बताओ, और उसके साथ साथ ये बताओ कि कब कंडीशंस कैन बी ट्रीटेड एज वारंटी, व्हेन कैन अ कंडीशन बी ट्रीटेड एज वारंटी। समझ आया? पक्का क्लियर है? एक बार सेल्फ रीडिंग कर लो कंडीशन और वारंटीज का डिफरेंस, सिर्फ डिफरेंस। आप पहले किसी चीज को कंडीशन बोलते और फिर वारंटी ट्रीट करते तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। जैसे मैंने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बताए, वो सारे मैंने बोले कि कंपलसरी है। चैतन्य आया, चैतन्य बोले सर मेरे पास ये वाला डॉक्यूमेंट नहीं है। मैं बोला चल ठीक है कोई बात नहीं, बाकी सब बंद कर दे। तो मैंने अपनी ही डाली हुई कंडीशन को ट्रीट किया, ये चलेगा। लेकिन मैंने पहले से किसी डॉक्यूमेंट को ऑप्शनल ट्रीट किया था, जैसे मैंने बोला 10th के बोर्ड सर्टिफिकेट की जगह पर बर्थ सर्टिफिकेट भी चल जाएगा,
तो चैतन्य ने बर्थ सर्टिफिकेट ला लिया, मैंने बोला नहीं एक्सेप्ट करूंगा, फिर चैतन्य क्या बोलेगा, सर देखो आपके लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ है, या तो 10th का सर्टिफिकेट या तो बर्थ सर्टिफिकेट, दोनों में से कुछ भी चलेगा। मैंने बर्थ सर्टिफिकेट ला लिया, आप मेरे को रिजेक्ट नहीं कर सकते, आप अपनी वारंटी को कंडीशन नहीं बना सकते। कुछ समझा क्या? अपनी ही डाली हुई वारंटी को आप कंडीशन, ऑप्शनल जो चीज थी आपको फिर उसको शुरुआत से ही ऑप्शनल ट्रीट करना पड़ेगा, आप एकदम से उसको कंपल्शन नहीं बना सकते। समझा? हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जो पहले से कंपल्शन था आप उसको बाद में ऑप्शनल ट्रीट कर सकते हो। जैसे मैं एडमिशन लेने के लिए खाली डॉक्यूमेंट बोल दूंगा, हाँ ठीक है चल जाएंगे कोई बात नहीं। समझा? तो ये एक चीज हो सकती है। और समझा? अब मैं जो एग्जांपल दे रहा था वो ये है कि आप एक सुपर बाजार में गए जहां पर आपने ऑफर वाला टूथपेस्ट उठाया, ऑफर ये था कि टूथपेस्ट पे टूथब्रश फ्री। समझा क्या? तो जो शॉप ओनर है उसके ऊपर ये कंडीशन है कि अगर वो तुमको टूथपेस्ट बेचना चाहता है तो उसको साथ में ब्रश देना पड़ेगा। तो तुम काउंटर पे पहुंचे, तुमने उसको टूथपेस्ट दिया और तुम एक्सपेक्ट कर रहे कि वो अंदर भेजेगा आदमी को और टूथब्रश बुलवाएगा अलग से फ्री वाली चीज, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। मगर उसने एक चीज की, उसने टूथपेस्ट के से प्राइस में से 10 रुपए कम कर दिए। 50 रुपए का टूथपेस्ट था, उसने तुमसे 40 ही लिए। इसका मतलब उसने क्या किया, उसने टूथब्रश को कॉम्पेंसेट कर दिया बाय। ये एग्जाम्पल कंडीशन का है या वारंटी? वारंटी का है। क्यों वारंटी? क्यों? समझ आया क्या? पॉइंट समझा क्या है? पक्का? एक और चीज कि कोई गुड्स है मार्केट में जो पड़े हैं, उसके साथ में कोई गुड्स फ्री है, मगर जो फ्री आइटम है ना उसमें ये चीज लिखी हुई है कि या तो आप ये फ्री आइटम खरीद सकते या तो आप इतने पैसे वापस दे जाओ। मतलब फ्री आइटम लेना नहीं लेना ये कस्टमर का चॉइस है। तो ये वारंटी है कि कंडीशन? ये वारंटी है। समझा क्या? लेकिन जहां पर ये कंपलसरी है कि आपने गुड्स के ऊपर एक कोई चीज चिपका दी, आपको दोनों चीजें देनी पड़ेंगी फ्री में, दोनों नहीं, एक के पैसे लेंगे दूसरे फ्री में। जैसे टूथब्रश और टूथपेस्ट, तो टूथपेस्ट के साथ में टूथब्रश उसी पैकेट में भी फ्री वाला भी आता है। जैसे कोलगेट का पैक देखोगे अगर तुम, तो कोलगेट के पैक में बड़ा टूथपेस्ट लो तो उसके अंदर ही टूथब्रश आता बॉक्स पैक में, तो तुमसे टूथपेस्ट के पैसे चार्ज करते, टूथब्रश के नहीं करते। बराबर है? लेकिन ये क्या है, अगर तुम टूथपेस्ट लेना चाहते हो तो वो तुमको बॉक्स के साथ लेना पड़ेगा, तो बॉक्स में क्या आ रहा साथ में? टूथब्रश। तो अब आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आपको टूथपेस्ट चाहिए तो आपको टूथब्रश भी एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आप काउंटर पे जाकर ये नहीं बोल सकते कि भैया टूथब्रश के पैसे कम कर लो, तुम रख लो, ये नहीं हो सकता। तो ये क्या था? कंडीशन। समझा क्या? क्योंकि वो बॉक्स पैक्ड आइटम है। समझा? पक्का? उम्मीद है तुमको कंडीशन वारंटीज का एक बेसिक समझ गया हूँ। तो कंडीशंस रहती कंपल्सरी। क्या रहती? कंपल्सरी। इसके लिए ऊपर लिखा हुआ है स्टिपुलेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कंडीशन is an essential or stipulation to the main purpose of the contract, but warranty is collateral. warranty is कंडीशन के नॉन फुलफिलमेंट से आप कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं कर सकते। वारंटी नहीं भी फुलफिल हुई तो भी कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हो सकता है। समझ आया क्या? नहीं समझा? तो जब भी कभी सेलर बायर की किसी कंडीशन पर ये बोलता है मैं देखूंगा, हुआ तो करूंगा वरना नहीं करूंगा, बायर के कंडीशन डालने के बाद अगर सेलर ने ये डायलॉग मारा है कि हुआ तो करूंगा वरना नहीं करूंगा, तो समझ जाना सेलर ने तुम्हारी कंडीशन को वारंटी बना दिया है। क्योंकि जब तुम बाद में उससे वही चीज क्लेम करोगे तो सेलर क्या बोलेगा, मैंने पहले ही बोला था होगा तो करूंगा वरना नहीं करूंगा। समझा? ऐसा। सो warranties are collateral, they are not compulsory to be fulfilled, and conditions are compulsory to be fulfilled. That is stipulation essential to the main purpose of the contract and collateral to the main purpose of the contract. Words है stipulation और दूसरा word है collateral. समझ आया? कंडीशन में इंपॉर्टेंट वर्ड है और वारंटी में
अब अपनी तरफ से मैं दूंगा, तो अपनी तरफ से एक एक वर्ड और लिख दो। कंडीशन के ऊपर लिख दो कंपलसरी, और वारंटी के ऊपर लिख दो नॉट कंपलसरी या ऑप्शनल लिख सकते हो। लिखा क्या? अब नीचे क्या दिया हुआ है? राइट्स इन द केस ऑफ ब्रीच, अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन हुआ है तो बायर के पास में क्या अधिकार? तीन, एक रेपुडिएशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा क्लेम फॉर डैमेजेस, तीसरा दोनों भी, रेपुडिएशन भी एज वेल एज डैमेज। ये लेकिन कब? जब हो ब्रीच ऑफ कंडीशन। लेकिन अगर हुआ है ब्रीच ऑफ वारंटी तो बायर के पास महज एक ही अधिकार है, दैट इज क्लेम फॉर डैमेजेस, बाकी कुछ नहीं। तो ब्रीच ऑफ वारंटी में कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं किया जा सकता, ब्रीच ऑफ कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अवॉइडेड। एक और लिख दो अपनी तरफ से, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अवॉइडेड काय पे लिखेंगे? कंडीशन पे। और इधर वारंटी पे क्या लिखेंगे? कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड। कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अवॉइडेड ऑन ब्रीच, कब? कंडीशन वाले केस में। और कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड ऑन ब्रीच, ये लिखेंगे आप वारंटी वाले केस में। मतलब अगर वारंटी ब्रीच हुई तो कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड, बट इफ अ कंडीशन इज ब्रीच देन इट कैन बी अवॉइडेड। लास्ट, पहले कंडीशन बोल के फिर वारंटी ट्रीट करोगे, बायर कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन पहले वारंटी बोल के बाद में कंडीशन डालोगे तो वो बायर वहां पर गुस्सा हो जाए। समझा? वैसे ही सेलर के भी केस में, सेलर ने बायर को क्लियरली बोल दिया तू पहले ही बता दे तेरे को क्या चाहिए, तू बाद में जाकर के चीज मांगेगा मैं नहीं दे पाऊंगा, तो तू पहली रिक्वायरमेंट तेरी बता दे, उतनी रिक्वायरमेंट्स मेरी जिम्मेदारी है फुलफिल करना। तू बाद में जाकर के रिक्वायरमेंट्स बढ़ा देगा भी नहीं कर पाऊंगा, तो बाद में जाकर रिक्वायरमेंट्स कम कर देगा तो भी नहीं कर पाऊंगा। समझा? तो तुझे जो बोलना है कंडीशन तो आज ही बोल दे, बाद में जाकर के मैं किसी चीज को कंडीशन ट्रीट नहीं करता। तो कंडीशंस कैन बी ट्रीटेड एज वारंटी। तो बाहर की जिम्मेदारी है पहले कोई भी चीज को कंडीशन बताए, भले ही फिर वो वारंटी जैसा ट्रीट करते। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी टेलर को कुर्ता दिया था सिलने के लिए और उसको बोला था कि फ्रंट में और बैक साइड में थोड़ी बहुत एम्ब्रॉयडरी की डिजाइन कर देना अच्छी वाली, मैंने बोला था ये। उसने क्या किया? उसने सामने डिजाइन किया, पीछे नहीं किया। मैंने एज अ बायर सेलर को बोला कोई बात नहीं दे दे कुर्ता, कोई बात नहीं दे। यहाँ पर मैंने कंडीशन को वारंटी ट्रीट और कुर्ता एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन आई एम लाइबल टू पे ओनली द अमाउंट फॉर फ्रंट साइड ऑफ एम्ब्रॉयडरी नॉट द बैक साइड, क्योंकि जितना काम हुआ है उतने के ही पैसे बनते। क्वांटम मेरिट, वेरी गुड, क्वांटम याद आया पक्का। और ऊपर से इसमें तो बायर डिफॉल्टर भी नहीं है, बायर बेचारा अग्रीव्ड है। समझा? को ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी टू कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट। देखो कंडीशन ब्रीच हुई और बायर ने बोल दिया कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर, तो अवॉइड करना पड़ेगा, फिर ऑप्शन नहीं है क्योंकि कंडीशन ब्रीच हुई। लेकिन ये डिसाइड करना किसके हाथ में? बायर के हाथ। इसका मतलब सर यहाँ पर वॉइडेबल हो गया ना, एट द ऑप्शन ऑफ अग्री पार्टी। तो ये कौन सी चीज होगी? वॉइड एबल। इसका मतलब सीधा सीधा बायर ब्रीच ऑफ कंडीशन पर कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर भी सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं भी कर सकता। कब करेगा? जब वो कंडीशन को बहुत सीरियसली ले रहा है तब। लेकिन अगर उसने कंडीशन को वारंटी ट्रीट किया, चला लिया किसी चीज को, ठीक है चलने दे, चला लिया, तो जब चला लेगा तब उसने अपनी ही कंडीशन को वारंटी ट्रीट किया ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा अकम्प्लिश कर सके। समझ में आया या नहीं आया? लेकिन ऑन द अदर साइड ब्रीच ऑफ वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ कंडीशन। ब्रीच ऑफ वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ कंडीशन। समझ आया? अभी के अभी लर्न करके दो ओरल फटाफट, बहुत इजी है। अपन जैसे बोलते हैं कि ये कंडीशन है सेलर पर,
ऑन द सेम हैंड, ये बायर के लिए क्या है? अगर ये सेलर पे कंडीशन है कि उसने बायर के डिस्क्राइब किए हुए गुड्स ही देने चाहिए, तो ये बायर के पर्सपेक्टिव से सोचो तो क्या है? बायर के राइट्स, बायर का अधिकार है, तो सेलर के ऊपर कंडीशन है, समझा? मतलब सेलर के ऊपर ऑब्लिगेशन है, और सेलर का अगर कोई अधिकार है तो मतलब वो बायर के ऊपर एक ऑब्लिगेशन। कंडीशन दोनों भी डाल सकते, सेलर भी डाल सकता बायर पे, तो बायर भी डाल सकता सेलर पे। फिलहाल इस यूनिट में बायर डाल रहा है सेलर पे, एक पर्सपेक्टिव से ही। पक्का? प्रॉब्लम कोई? रीड करते हैं। Introduction, condition and warranties. At the time of selling the goods, a seller usually makes certain statements or representation with a view to induce the intending buyer to purchase the goods. मतलब सेलर का इंटेंशन है बायर को मनाना ताकि वो उसके गुड्स खरीद ले। Such representations are generally about the nature, quality and fitness of the buyer's purpose. When these statements or representation do not form part of the contract, when these do not form part of the contract of sale, they are not relevant and have no legal effects on the contract. But when these form part of the contract of sale, the buyer relies on them. They are relevant and have legal effects on the contract of sale. Easiest example. वही एक चाइना का फोन खरीदते हो तो सेलर क्या बोलता है, और एक कंपनी का ब्रांडेड फोन खरीदते हो तो सेलर क्या बोलता है, तुम खुद बता दो। चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, ये बोलता वो चाइना आइटम के लिए, लेकिन ब्रांडेड गुड्स के लिए वो कभी ऐसा नहीं बोलेगा। तो इसका मतलब चाइना वाले आइटम में क्वालिटी को लेकर, फिटनेस फॉर पर्पस को लेकर या नेचर को लेकर के सेलर के ऊपर कोई कंडीशन नहीं होती, क्योंकि सेलर क्लियरली बोल देता चाइना आइटम है, गारंटी नहीं लेने वाला मैं इसकी, हो सकता घर जाते वक्त ही खराब हो जाए, कुछ नहीं बोल सकते बोले इसका, क्योंकि चाइना आइटम। लेकिन वही अगर तुमने ब्रांडेड फोन खरीदा तो वो बोलता है अगर खराब हुआ तो वापस लेकर आना, मैं दूसरा दे दूंगा। समझ आया फर्क? तो अगर सेलर ने वो कंडीशंस एक्सेप्ट किया है तो ही वो कंडीशंस प्रिवेल करेंगी। अगर सेलर ने वो कंडीशंस को एक्सेप्ट नहीं किया है तो दैट कैन नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। क्लियर? आगे। सो रिप्रेजेंटेशन व्हिच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड अफेक्ट्स द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज अ स्टिपुलेशन। अंडरलाइन, स्टार मार्क। A representation which forms a part of the contract of sale and affects the contract is called as a stipulation. Again, however, every stipulation is not of equal importance. तो जो stipulation बहुत important है वो बन जाते हैं conditions, correct? और जो stipulation unimportant है वो बन जाते हैं। Some of these may very vital. Some of these may be very vital, while others may be of somewhat lesser significance. मतलब less importance के। The more significant stipulation contained in a contract of goods have been called as conditions. मतलब जो बहुत serious वाले हैं, important वाले हैं, उसको बोल दिया condition. While the less significant मतलब जो कम important है, उनको बोल दिया warranties. समझा क्या? मगर है ना, देखो लॉ बहुत स्पेसिफिक वर्ड्स यूज करता है। यहाँ पर उन्होंने बोला लेस सिग्निफिकेंट, नॉट सिग्निफिकेंट नहीं बोला। क्या बोला? हाँ, इम्पोर्टेंट वो भी है मगर वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कंडीशन इम्पोर्टेंट। समझ आया? तो उसको कुछ ना कुछ आपको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। समझा क्या? अगर वो बोल देता नॉट सिग्निफिकेंट तो इसका मतलब हो जाता पूरा ही ऑप्शनल है, फिर तो कुछ भी क्लेम भी नहीं होता उसके लिए। लेकिन जैसा कि तुमने डिफरेंस में पढ़ा कि ब्रीच ऑफ वारंटी पर डैमेजेस क्लेमेबल है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको भी तो सीरियसली लिया गया है ना। लेकिन वो इतना सीरियस नहीं है कि डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड कर दे।
इतना सीरियसली नहीं लिया है उसको। कितना सीरियस लिया है, डैमेजेस क्लेम कर रहे हैं, लेकिन इतना सीरियस नहीं है कि डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट ही अवॉइड करें। समझा फर्क, समझा? सो मोर सीवियर इज कंडीशन, थोड़ा लेस सीवियर इज वारंटी, लेकिन नॉट सीवियर बोला ही नहीं है किसी को। आगे condition and warranty, section 12, a stipulation in a contract of sale with reference to goods which are subject thereof may be a condition or a warranty. What are the subject matter of goods? What is the subject matter of contract of sale? Goods. पढ़ा है अपन, आंसर भी दे दिया था मैंने। A condition is a stipulation essential to the main purpose of the contract, the breach of which gives rise to a right to treat the contract as repudiated. यही सेम पढ़ा डिफरेंस में, सेम लाइन पढ़ी। Example 1. P wants to purchase a car from Q, which can have a mileage of 20 kilometers per liter. तुम देखना, हमेशा जब भी गाड़ी खरीदने जाओगे तो बोर्ड पर वो बहुत हाईलाइट करके लिखते 50 किलोमीटर पर लीटर, ऐसा लिखते थे। लेकिन जैसे ही तुम उनको सवाल करते, भैया ये सही है क्या, वो बोलते देखो हमारे कस्टमर को 35-40 मिल रहा। वो ज़्यादा नहीं बताते, वो कम बताते माइलेज। ज़्यादा मिल सकता बोलते, लेकिन इतना मिलता। कंपनी बोलती 50 का है बोले, लेकिन मिलता 35-40 का है, ऐसा वो खुद ही बोल देता बेचते वक्त ही। क्यों बोलता हूँ मैं ऐसा? क्योंकि अगर नहीं दी जितना माइलेज तुम क्लेम कर रहे, तो वो डायरेक्ट गाड़ी लाकर वापस कर सकता है तुमको कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके लिए वो सेल्समैन पहले ही बोल देता, कंपनी बोलती 60 का है लेकिन देती 40 का ही है। वो कम बोलता, ज्यादा देती है पर फिर भी वो कम बोलता जानबूझकर, क्योंकि उसको मालूम है कि फंस गया तो पूरा फंसेगा। समझा? तो पहली थॉट्स क्लियर कर देते तुम्हारे। समझा? आगे। So P wants to purchase a car from Q which has a mileage of 20 kilometer per liter. Mileage समझता, गाड़ी का एवरेज। Q pointing at a particular vehicle says this car will suit you. Later P buys the car but finds out later on that this car only has a top mileage of 15 kilometers per liter. This amounts to a breach of condition because the seller made the stipulation which forms the essence of the contract. In this case, the mileage was a stipulation that was essential to the main purpose of the contract and hence it's a breach of condition. समझा क्या? क्या हो? शोरूम ओनर है अंश, उससे बात कर रहा, मैंने उसको बोला मेरे को ऐसी गाड़ी चाहिए जिसका एवरेज 20 किलोमीटर पर लीटर हो। समझा? मतलब वो 1 लीटर में 20 किलोमीटर चल जाए, ऐसी गाड़ी चाहिए। फिर अंश ने डायरेक्ट एक गाड़ी की तरफ पॉइंट आउट किया, बोले ये वाली ले लो आप। मतलब क्या है कि उसका एवरेज 20 किलोमीटर पर लीटर वाला है। समझा? तो जैसे ओला की इलेक्ट्रिक कार, कंपनी क्लेम करती 85 किलोमीटर पर चार्ज, ठीक है, लेकिन वो जब आप बैठते हैं उनके साथ में तो वो अगर आप पूछो रेंज कितना है तो वो बताते 70 किलोमीटर चल जाएंगी बोले आराम से, कम बताते, जबकि चलेंगी ज्यादा ही। लेकिन बोले कम बोल के ज्यादा हुआ तो चलता, ज्यादा बोल के कम हुआ तो यांग पे आ जाए। आगे एग्जाम्पल 2 आप रीड करो और समझो। बोल क्या समझा? पर्पस क्या था राम का? उसको टूरिज्म के लिए गाड़ी चाहिए, तो उसने पर्पस बताया था सेलर। तो सेलर का काम क्या था? ऐसी गाड़ी देना जो उसके पर्पस को मैच करे या फिर फुलफिल करे। बराबर है? फिट फॉर पर्पस, शुरुआत में बताया था, फिट फॉर पर्पस। बायर का पर्पस है टूर, तो उस पर्पस से मैच होनी चाहिए गाड़ी, लेकिन अगर मैच नहीं हुई तो ब्रीच ऑफ
वारंटी है। वारंटी क्यों? की कंडीशन है, बोलो जल्दी, पक्का? कैसे समझ में आता? मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और उससे रिलेटेड है वो कंडीशन। अब देखो, बहुत सारे कस्टमर्स ना चीजों के साथ में थोड़ा एडजस्ट कर लेते, तो जो एडजस्ट कर लेते वो कंडीशन को वारंटी ट्रीट कर लेते, जो एडजस्ट नहीं करते वो कंडीशन को बहुत सीरियसली ले लेते। समझ गया? बस यही था। आगे बोलो, बोलो। पीस को एवरेज ही क्यों बोला जाता? कि सिटी और तू रोड पे या मेन रोड पे भी चला, दोनों जगह का अगर तेरे को एवरेज रेशियो निकालू तो 20 मिलेगा, ऐसा रहता। मतलब कभी इधर 18 मिल सकता है, कभी उधर 22 मिल सकता है, ऐसा। उसका एवरेज 20 आता। कम देती गाड़ी क्योंकि अपन बार बार ब्रेक मारते, बार बार उसको शुरू करते, बार बार उसको एक्सेलरेट करते, लेकिन जब गाड़ी एक जैसी चलती तो उसका एवरेज ज्यादा मिलता क्योंकि इंजन एफिशिएंट हो जाता वहां। तो वो एवरेज क्यों बोलते हैं इसको, वो यही पूछा मैंने। एवरेज बोला ही इसके लिए जाता उसको कि जब वो रोड पे चल रही हो गाड़ी, मतलब मेन हाईवेज पे, तब, और सिटी में, ये दोनों का मिलाकर एवरेज उसका 20 किलोमीटर मिल रहा है। तो वहां पर ये सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग नहीं लगता क्योंकि क्लियर एक्सप्लेनेशन दिया है उसने, वो क्लियरली समझ में आया। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। When condition to be treated as warranty, section 13। कंडीशन कब वारंटी जैसा ट्रीट किया जाएगा? क्या हो गया? अच्छा, सॉरी, ले लेते वो। लेट अस अज्यूम, रीड कर अंश जोर से। परचेज, ओरिजिनल परचेज। देयर इज अ वारंटी ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव पार्ट। जैसे है ना, देखो मैंने रिसेंटली एक पंखा खरीदा था, सीलिंग फैन, तो डायरेक्ट बॉक्स पैक खरीदा था। अब क्या हुआ, उस पंखे में से थोड़ी सी आवाज आ रही थी, तो मैंने कंपनी को कॉल लगाया, मतलब मेरे को ये पंखा रिप्लेस किया हुआ चाहिए। तो कंपनी ने बोला सर ऐसी कंडीशन नहीं होती है, हमारे तरफ से मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हुआ है, हम मानते हैं, तो हम रिपेयर करके देंगे इसको, हम पंखा रिप्लेस नहीं होता। क्या? तो उधर कंपनी ने मुझे वारंटी दी है, गारंटी नहीं। अब समझा? आगे देखो, जहां तक बनती कोशिश हो तो मैन्युफैक्चरर उसको रिपेयर ही करता, और अगर फिर भी वो रिपेयर नहीं हो रहा तो खुद मैन्युफैक्चरर उसको रिप्लेस करके दे देता क्योंकि उसको मालूम है कि ये कंपनी का फॉल्ट है। लेकिन पहली कोशिश क्या है उसकी? रिपेयर। समझा ना? तो पॉइंट कि इस सिचुएशन में उन्होंने आपको ये समझाया कि हर कोई चीज को आप कंडीशन ट्रीट नहीं कर सकते, वो सेलर और बायर के अग्रीमेंट पर डिपेंड करता है। तो सेलर इसके लिए जब बहुत सारे कागजात पर साइन लेता है तो उधर क्लियरली बहुत सारी चीजें लिखी होती है जो हम पढ़ते नहीं, लेकिन हम साइन कर देते हैं। तो वहां पर बहुत सारी चीजों को सेलर कंडीशन की जगह वारंटी बना देता है, जिसके लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल होता है टू पे डैमेजेस फॉर इट, या फिर रिपेयर करने के लिए वो जिम्मेदार रहता। उसको रिप्लेस करने के लिए या रेपिडिएशन आप वहां नहीं कर सकते, आप वहां गाड़ी वापस करके पैसे वापस नहीं मांग सकते। समझा? अब फिर बहुत सारी जगहों पर ऐड आती, 21 दिन में गोरापन नहीं हुआ तो पैसे वापस। फिर नीचे लिखा हुआ रहता ना, स्टार मार्क करके। हाँ, समझा? एक तो इतनी खतरनाक ऐड थी कि वो ऐड अगर तुम शुरुआत से देखेंगे तुमको ऐसा लगेगा कि वो क्रीम की ऐड है, कोई क्रीम की, और बाद में वो ऐड निकलती बजाज के बल्ब की। देखी तुमने वो ऐड कि वो लाइट चालू करती वो एकदम खूबसूरत हो जाती।
समझ गए ना? ठीक है, कंडीशन वारंटीज का डिफरेंस लर्न हो जाएगा, पक्की बात। प्रॉब्लम है कोई इसमें? क्लियर है? कल पढ़ेंगे, आज के लिए